आमिर अहमद खान साहब, ये जो तल्ख बयानात और इल्ज़ामात यहाँ पर हुकूमतों में बैठे हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में यहाँ के मामलात की जिस तरह डिस्कशन हो रही है, क्या मुजफ्फराबाद के तख्त की जंग दरअसल इस्लामाबाद के जो तख्त है उसके शतरंज पर चली जाने वाली पहली चाल है? अच्छा, कुछ तो वक्त की, मेरा ख्याल है वक्त का भी तकाजा है, क्योंकि मैं पहले भी आपकी इसी प्रोग्राम के अंदर ये कह चुका हूँ कि ये इस तरह के जो हाइब्रिड निज़ाम है ना, अगर हम पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो ये इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, और मेरा ख्याल है कि वो शेल्फ लाइफ जो है अब वो आने वाली है, वो करीब आने वाली है। तो मेरा ख्याल है किसी मुतवक्को तब्दीली के लिए ये पैंतरे बदले जा रहे हैं। एन मुमकिन है कि ये बयानबाजी जो है, इतनी तल्ख बयानबाजी जो है वो सिर्फ AJK के इलेक्शन तक जो है वो महदूद ना हो। लेकिन अच्छा, मैं भी ये बारीक वारदात के बारे में कुछ कहना चाहूँगा यहाँ पे। देखें, ये जो आपका सवाल है ना, इसमें मैंने कोई 35-40 साल जितने भी मेरे सहाफ़त में गुजरे हैं, मैंने बड़ी कन्विक्शन के साथ, और वो हमारे ज़माने में लिखने वाली सहाफ़त होती थी, अभी TV तो नहीं आया हुआ था, ज़्यादातर वक्त हमारा उसी में गुजरा। मैंने बड़ी कंसिस्टेंटली जो हमारी फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत है उसके ख़िलाफ़ लिखा। लेकिन अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ आशा कि ये मुदाखलत का रास्ता उनको कौन दिखाता है। जब आप बारीक वारदात की बात करते हैं ना, आपको छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके अगले 2 साल को अगर आप देखें तो 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे बदले गए, और उसके बाद मार्शल लॉ किसने लगाया? फौज ने तो नहीं लगाया, वो तो सिकंदर मिर्जा ने लगाया, वो एक सिविलियन था। 1977 में फौज को कौन घसीट कर लाया सड़कों के ऊपर? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाए ना, खुद तो फौज ने मार्शल लॉ नहीं लगा दिया। 1990 के अंदर पहला इलेक्शन जो कॉम्प्रिहेंसिवली चोरी हुआ, उसकी सारी प्लानिंग प्रेसिडेंसी में हुई, जहां गुलाम इसाक खान बैठे हुए थे, वो किसी फौज ने तो नहीं की। तो ये जो सारे रास्ते इन बारीक वारदातों के जो हैं ना, आप किसी भी तरह से ले लें। शौकत अजीज साहब एक बैंकर को उठा के आप ले आए, उनको किसने इलेक्ट किया एज प्राइम मिनिस्टर? पार्लियामेंट ने किया ना, जो सिविलियंस की पार्लियामेंट थी। तो इन बारीक वारदातों के सारे रास्ते जो है ना, वो ये सिविलियंस ही दिखाते हैं। और अगर ये अपनी इक़्तिदार की कशमकश के अंदर इस तरह की कड़वी कसीली बातें करते हैं कि जी फलानी पार्टी जो है वो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है और ये है और वो है, तो उससे मेरा ख्याल है अब कोई पाकिस्तानी जो है वो उनकी बातों से मुतासिर होने वाला नहीं है, या उनके अंदर कोई हकीकत देखना वो नहीं चाहता, क्योंकि जब तक ये मुकम्मल बात नहीं करेंगे ना, ये कहानी कभी भी खुल के सामने नहीं आएगी। ये जो दो एक दूसरे पर इस वक्त उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहा है भाई तुम नस्ल दर नस्ल ऐसे आए हो, दूसरा उसे कह रहा है कि अगर ये धांधली की बात कर रहा है तो क़यामत कितने बजे है। तो ये फरमाइएगा, इनमें से ज्यादा बारीक वारदात अगर आप इस पे जवाब दें, किसने डाली है सियासत? इसमें बारीकी है ही नहीं है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इतने एक भद्दे तरीके से ये सब कुछ हो रहा है कि इसके अंदर कोई बारीकी जो है कम से कम मुझे तो नहीं नजर आ रही है। ये बारियों का झगड़ा है जी। वो आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब सोवियत विड्रॉल के बाद हुकूमतें बनी थी तो तय ये पाया था कि 2-2.5 साल एक पार्टी हुकूमत करेगी, उसके बाद 2-2.5 साल दूसरी पार्टी हुकूमत बनेगी। वो पहली पार्टी ने इनकार कर दिया हैंड ओवर करने में, जिसके बाद वो सारा मसला अफगानिस्तान का शुरू हुआ। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है जिन बारियों के ऊपर एग्रीमेंट हुई थी ना, अब उनका वक्त करीब आ रहा है। तो ये उसी तरह का झगड़ा मुझे लग रहा है। बारीकी इसमें मुझे बारीकी इसमें है कि कुछ चीजों का वक्त खत्म होने को है। मगर अज़हर उम्मी साहब, मरियम नवाज का ये कहना कि क़यामत कितने बजे है, क्या सिर्फ तंज था या पीपल्स पार्टी के लिए खुला सियासी चैलेंज है? देखिए, दोनों ही चीजें थी। सबसे पहले तो एक सियासी चैलेंज है, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत पुरुम्मीद थी कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद यहाँ आज़ाद कश्मीर में उनका डंका बजेगा। अब जो रिजल्ट्स अभी आए इब्तदाई, उसमें तो मामला बिल्कुल उसके बरक्स है। तो इसी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं और बहुत घन गरज के बिलावल तकरीर भी कर रहे हैं और धांधली के इल्जामात भी उन्होंने आयद किए हैं। तो एक तो मरीम नवाज उसका जवाब दे रही है सियासी मैदान में, इस जिस तरह की तकरीर हो रही है उसी लबो लहजे में वो जवाब भी दे रही है, तंज भी कर रही है, जाहिर बात है। लेकिन मैं ये इससे कतई नजर कि ये क्या कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में, मैं इंतहाई अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि जो उस वक्त सूरत हाल बनी हुई है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसमें इन दोनों पार्टीज को ये चाहिए कि इस वक्त ये एक जो बहरान बन रहा है या बन चुका है, उससे निकालें उस खित्ते को और पाकिस्तान को। इसके बरक्स वो बिल्कुल एक 1990 की बचगाना किस्म की सियासत जो है वो नाजिल करके इम्पोज कर दी उन्होंने हमारे टीवी चैनल्स पे, अवाम पर, अपने वोटर्स पर।
और इससे यही जाहिर होता है कि पुख्तगी जो है, सियासी पुख्तगी जिसका हम तकाजा करते हैं या उम्मीद करते हैं, वो अनका है, वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब इनको एट अ गिवन अपॉर्चुनिटी ये उसी लबो लहजे में बात करते हैं, बारीक वारदातें और ये और वो। शुक्र है कि अभी कुछ तहजीब आ गई है तो गाली गलौच नहीं होती, मगर ये कोई तरीका नहीं है। इस वक्त मुल्क को इतने संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, न सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर की मैंने बात की, और दीगर हिस्सों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है। रज़ा नूमी साहब, क्या सियासी जमातें, आप जब चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ये दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी बैठी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें भी रखे हुए, क्या ये वो विजन रखती हैं इन चैलेंजेस से निमटने का? कोई स्ट्रेटेजी आपको दिखती है पिछले 2-2.5 साल में इनके पास, या ये सियासत कर रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल नहीं लगती स्ट्रेटजी। मैं ये समझता हूं कि इन्होंने बिल्कुल ही बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस दी है। इक़्तिदार के हिस्से तो संभाल लिए, एंजॉय कर रहे हैं। एक पार्टी ने सदारत ले ली, सेनेट की चेयरमैनशिप ले ली, कुछ गवर्नरशिप्स ले ली, गिलगित बल्तिस्तान भी मिल गया, एजेके नहीं मिला तो बहुत परेशानी हो रही है। दूसरी पार्टी ने पंजाब संभाल लिया, मरकज संभाल लिया, और जिसे कहते हैं अपना हिस्सा शेयर ले लिया। लेकिन अब ये सिर्फ इससे तो नहीं था कि ये इनके इक़्तिदार या चंद खानदानों की सेवा करने के लिए पाकिस्तान की अवाम उनको वोट देते हैं, उनसे कुछ तवक्को भी है परफॉर्मेंस की। सबसे पहले तो जो माशी बहरान है और जो शोरिश है लोगों में, जो एक डिस्कनेक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, और वो उसका मुजाहिरा आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, केपी में भी हो रहा है, दीगर इलाकों में भी हो रहा है। दहशतगर्दी का मसला अलग है, रोज हम बात करते हैं उसके ऊपर। देखिए, इनका ये इन्होंने ही फिक्स करना है, ये कोई और पार्टी नहीं आएगी, कोई और कुव्वत जिसका ये इंतजार करे। इन्हीं पे लोग तवक्को करते हैं, और जब ये नहीं परफॉर्म करते, डिलीवर नहीं करते, देखिए परफॉर्मेंस का जिक्र हो रहा है, बिल्कुल वो अच्छी बात है कि इसका भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि मरीम नवाज और अज़मा बुखारी का जो ताना है बिलावल को और पीपीपी को, वो उनकी कारकर्दगी के हवाले से है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वही आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। और अच्छी बात है कि इस डायरेक्शन में भी बात जारी है, मगर ये सिर्फ ये टिट फॉर टैट वाली सियासत नहीं हो सकती। इस वक्त इनको ये अपना रेटरिक टोन डाउन करना चाहिए, और जो हकीकी मसला है उधर एजेके में, देने की जरूरत है, वहां पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रज़ा नूमी साहब। अगर ये कि अवाम इन पे तवक्को रखें, मगर शायद इनके पास ना भरोसा है ना विजन है इन चैलेंजेस से निमटने के लिए। मगर ज़ैगम साहब, क्या आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम ने विफाकी सियासत के जो छुपे हुए इख्तलाफात हैं उनको बेनकाब कर दिया, और ये सियासी जमातें मुस्तकबिल में कबूलियत के हुसूल के लिए, मकबूलियत के साथ साथ मकबूलियत कबूलियत दोनों के हुसूल की जंग में आगे बढ़ रही हैं? आशा, एक तो आप मायूस बड़ी जल्दी हो जाती है। देखें, इतने सालों से पाकिस्तान की सियासत वन डिश पार्टी बनी हुई थी, और वन डिश भी बर्गर खा खा के थक गए थे। आप शुक्र करें कोई सिंधी बिरयानी भी आ गई है, कोई टिक्का बोटी भी चल रही है, कुछ आज भी हम ज़रा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। और मैं कौन हूँ एक को सही दूसरे को गलत कहने वाला? मेरे ख्याल में दोनों ठीक कह रहे हैं, दोनों ठीक। और आज़ाद कश्मीर से पहले, जी बिल्कुल दोनों ठीक कह रहे हैं। दोनों की वारदातों की लंबी तारीख है, कुछ मेरे दोस्तों ने बताई है, लेकिन उनके लिए तो इंसाइक्लोपीडिया चाहिए। इतने लंबे अरसे पर इतनी फैली हुई बारीक वारदातें हैं। अगर देखें, मुझसे ये मशवरा लेते कई साल पहले, तो मैं इनको यही कहता कि ज़रा इतना लड़ो, इतने एक दूसरे को धोबी पटड़े मारो, इतनी अड़ंगियां मारो कि लोग पीटीआई को भूल जाएं। लेकिन ये बात इनको वक्त पे समझ नहीं आई, और उसकी एक साइंस है, उसकी एक वजह है। देखिए, सियासत में बाइनरी होती है। बाइनरी का मतलब है दो, और ये बाइनरी इंसानी जहन में होती है। दिन रात, सच झूठ, तारीकी रोशनी, सब इंसानी जहन बाइनरी में सोचता है। तज़ादात दो में होते हैं। तो जो 20 साल जिसमें ये दो बड़ी पार्टियां थी, लोग इन दो बड़ी पार्टियों से बाहर सोच ही नहीं सकते थे। फिर जब इन्होंने लड़ना बंद किया, सुलह सफाइयाँ कर ली, जरदारी साहब ने कहा 2013 में हमने अपोजिशन ही नहीं करनी, तो फिर इमरान खान ने एक कमाल किया। उसने एक नई बाइनरी क्रिएट की, नई दुई क्रिएट की। वो क्या थी कि तुम सब एक तरफ और मैं एक तरफ। दो का ये मतलब है पीटीआई वर्सेस ऑल, जिसको ये इतने अरसे फिर संभाल ही नहीं सके। अब क्या ये बात इनको समझ आ गई है
देखिए समझदार तो बहुत हैं, सियाने कहाँ तो हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये भूल चुके हैं। अवाम की नब्ज पे इनका हाथ नहीं है। अवाम में और पार्टियों में क्या ताल्लुक होता है, रहनुमाओं और पार्टियों में क्या ताल्लुक होता है, वो अब पिछली नस्लों की बातें हो गई हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड इट। तो इस वक्त तो मुझे वाज़ेह सा लग रहा है कि ये झगड़ा जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जैसे ऐसे बातों में, दोस्तों में बैठे बैठे तू मैं होती है, और तू मैं जो है वो बढ़ जाती है, और गिरबान पकड़ लिए जाते हैं, एक दूसरे के हाथ उठ जाते हैं एक दूसरे के। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से हो रहा है, और ये एक दूसरे की पुरानी शेरवानियां ला के चौक में इन्होंने धोनी शुरू कर दी है। लेकिन जरदारी साहब बीच में आ जाएंगे, वो समझाएंगे बिलावल को। बिलावल जो है वो चौथे गियर से दूसरे गियर में चले और शहबाज साहब समझाएंगे बड़े भाईजान को। तो दोनों मुफाहिमत के चैंपियन हैं, वजह सादा सी करा देंगे। जी, आसान सा नुस्खा है, सादा सी वजह है। देखिए परेशान बैठे हैं कि अवाम पे भी गौर करो। यह सादा सी बात है, यही कंपनी है, यही नौकरी है, यही तनख्वाह। सर नौकरी की फिक्र ना हो गई हो, जैसी परफॉर्मेंस है उस पर नौकरी की भी फिक्र हो जानी चाहिए। चलें जी, ठीक हो गया है।